बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 2 पढ़ रहे हैं, जिसका कि नाम है दादी माँ, जो कि एक कहानी है और इस कहानी को लिखने वाले हैं कहानीकार शिव प्रसाद सिंह। बच्चों, आप इस कहानी का प्रथम भाग मेरे साथ पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने देखा कि लेखक ने बहुत ही अच्छी तरह से अपनी दादी के चरित्र का चित्रण किया है, उनके व्यक्तित्व की बहुत सारी विशेषताओं को उजागर किया है। अब इससे संबंधित अन्य बातें हम इस भाग में पढ़ेंगे, देखेंगे कि दादी जी के व्यक्तित्व की और कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिन्हें कि लेखक यहाँ हमें कहानी के रूप में बता रहा है। देखिए, किशन के विवाह के दिनों की बात है। किशन कौन है? किशन लेखक का बड़ा भाई है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। बच्चों, आप लोगों के यहाँ भी ऐसा ही होता होगा। जब शादी विवाह का अवसर होता है तो 4-5 दिन से ही माहौल बनने लग जाता है। हमारे यहाँ गीत चालू हो जाते हैं विवाह के। कई जगह दिन में गाए जाते हैं, कई जगह रात में गाए जाते हैं। तो हमारे जो लेखक हैं उनके यहाँ रात रात भर गीत गाए जाते हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। बच्चों, ध्यान दीजिए, हमारा लेखक बीमार था इसलिए बारात में नहीं गया और लेखक के ममेरे भाई राघव दालान में सो रहे थे क्योंकि वह बारात जाने के बाद में पहुंचे थे। औरतों ने इस पर आपत्ति की, यानी औरतों ने इस पर प्रश्न उठाया कि भाई आप इन दो लड़कों को यहाँ पर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि विवाह की रात को एक अभिनय होता है जिसके सारे के सारे पार्ट औरत को ही करने होते हैं। अगर ये दोनों यहाँ रहेंगे तो कैसे करेंगे, इसलिए औरतें आपत्ति उठाने लगी। देखिए फिर दादी जी क्या कहती हैं। दादी माँ बिगड़ी, यानी दादी माँ लड़ने लगी। क्या कहने लगी? लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडा फोड़ हो गया। यानी कि सबको पता चल गया कि उन औरतों के बीच में लेखक एक आदमी बैठा हुआ है। देखते हैं आगे फिर क्या होता है। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हो गई, यानी कि लेखक की पिटाई शुरू होने वाली थी। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है, यानी लड़के को क्यों परेशान करती हो? सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी भी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभयदान मिल जाता है। बच्चों, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है ना। जब आप कोई गलती कर देते हैं और गलती करने के बाद आपके माताजी पिताजी या अन्य कोई व्यक्ति आपको डांटता है, तो आप अपनी दादी के पास जाकर बैठ जाते हैं या उसके पीछे जाके छिप जाते हैं। तो आपकी दादी क्या करती है? आपकी दादी आपको बचा लेती है, किसी को भी डांटने नहीं देती है। ऐसे ही लेखक के साथ हुआ। लेखक को जब देबू की जो भाभी थी, देबू की माँ थी, वह कुछ कहने वाली थी, लड़ने वाली थी। इसने में लेखक अपनी दादी माँ के पीछे जाकर छुप गया और लेखक को अभयदान मिल गया। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का बात्या चक्र यानी बवंडर जीवन को सूखे पत्ते का सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। यानी दादी माँ का जो अनुभव था वह इतना अच्छा था, इतना विशाल था कि दादी माँ को पता है कि जीवन में कभी भी कैसी भी परिस्थितियां आ सकती है, कठिन से कठिन संकट की घड़ी भी आ सकती है। इसलिए दादी माँ हमेशा तैयार रहती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया था, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। बच्चों, लेखक की दादी जी उदास क्यों रहती थी?
क्योंकि लेखक के दादाजी की मृत्यु हो गई थी। और लेखक के दादाजी ने उन्हें धोखा क्यों दिया था? क्योंकि लेखक के दादाजी हमेशा कहते थे कि जब कभी भी वो मरेंगे तो दादी जी मरेंगी उनके बाद ही मरेंगे, यानी दादी जी से पहले मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन पहले वो मर गए थे, इसलिए लेखक की जो दादी जी हैं उन्हें ऐसा लगता था कि दादी जी ने उन्हें, दादाजी हैं उन्होंने धोखा दे दिया है। फिर देखिए, दादाजी की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी अधिक डामाडोल कर दी थी, यानी कि लेखक की आर्थिक स्थिति को हिलाकर रख दिया था। दादाजी के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। देखिए बच्चों, क्या है, लेखक के दादाजी का इंतकाल हो गया, लेखक के दादाजी का निधन हो गया और उस समय जो श्राद्ध किया गया उसके लिए दादी जी ने मना किया कि आप इतना बड़ा श्राद्ध ना करो। लेकिन लेखक के जो पिताजी थे वह नहीं माने, क्योंकि घर में इतना पैसा तो था नहीं कि बड़ा श्राद्ध घर के पैसों से ही कर दिया जाए। इसके लिए लेखक के जो पिताजी थे उन्होंने बहुत सारा पैसा उधार ले लिया और फिर बड़ा सा श्राद्ध किया। फिर देखते हैं, दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। पछुआ यानी पश्चिमी हवा का सन्नाटा था और पाले की ठंडी हवा हड्डियों में घुस रही थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उसकी स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे, यानी लेखक ने कभी भी अपनी दादी को रोते हुए नहीं देखा था। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। फिर देखिए, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ, तुम रोती थी? दादी माँ मुस्काई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। बे मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई। फिर देखिए, सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं, यानी उनकी स्थिति अजीब सी है। उनके चेहरे पर बहुत अधिक चिंता है। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। बे रोने रोने से हो गए। लेखक के पिताजी ने क्या किया था? लेखक के दादाजी जब खत्म हुए थे तो उन्होंने श्राद्ध के लिए बहुत सारा पैसा उधार ले लिया था और चूंकि उनके यहाँ संकट की घड़ी थी, उन्हें पैसा चुकाना था और गांव में उनको पैसे देने वाला कोई नहीं था और जिन लोगों से उन्होंने पिछले उधार लिए थे उनके उधार ही बाकी थे। यानी लेखक को जब पैसों की ज़रूरत पड़ी, लेखक के घर वालों को पैसों की ज़रूरत पड़ी तो कहीं भी पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। फिर देखिए आगे, रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। बच्चों, क्या होगी वह चमकती सी चीज़? तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। मैं इसे संभाल कर रखती आई हूँ। क्यों संभाल कर रखती आई हूँ? देखिए, यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे। बच्चों, उन्होंने यह कंगन इसलिए नहीं पहना कि उनके बेटे पोतों की जब शादी होगी तब उनकी जो पत्नियां होंगी उनको यह कंगन पहनाऊंगी, ऐसा सोचकर उन्होंने यह कंगन पहना नहीं। फिर देखिए, यहाँ पर वो कह रही है पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे, यानी पुराने लोग इतने अधिक समझदार थे कि वो आगा पीछा सोच कर रखते थे। उनको लगता था कि जीवन में कभी भी कठिन परिस्थिति आ सकती है, इसके लिए, इसका सामना करने के लिए वो पहले से ही धन की व्यवस्था रखते थे, चाहे वो गहनों के रूप में हो, चाहे वो जमीनों के रूप में हो। तो यहाँ पर लेखक के जो दादाजी थे उन्होंने कंगन रख रखा था। फिर देखते हैं आगे,
सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी, शाप से ग्रस्त देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। यानी कि मैंने देखा कि एक कौवा अपनी गंदी काली पंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। यानी लेखक को समाचार मिल चुका है कि उनकी दादी खत्म हो गई हैं। उनके किशन भैया ने लेखक को पत्र लिखकर सूचित किया है। लेखक जब पत्र पढ़ रहे थे तो उनके हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे। काली चींटियों से कतारें धूमिल हो रही थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। यानी लेखक को यह विश्वास ही नहीं हो रहा कि उनकी जो स्नेह की ममता की मूर्ति दादी माँ थी, उनका निधन हो गया, वो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, दुनिया छोड़कर चली गई हैं। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 2 दादी माँ की कहानी को पढ़ा, जिसमें आपने लेखक की दादी जी के व्यक्तित्व की बहुत सारी विशेषताओं का गहराई से अध्ययन किया, जाना कि दादी माँ कैसी रही होंगी। बच्चों, आप लोगों के घर में जो भी दादी माँ है वो भी कुछ इस तरह की होंगी, इस तरह का व्यवहार करती होंगी और आपको बहुत अच्छा लगता होगा। बच्चों, आप सभी अपनी दादी माँ को बहुत अधिक स्नेह देना, प्यार देना, क्योंकि ये बुजुर्ग लोग हैं, ये हमेशा हमारे साथ नहीं रहते हैं, लेकिन अपने स्नेह से हमें इतना बड़ा कर जाते हैं कि उनकी परछाई हमेशा हमारे साथ रहती है। तो बच्चों, इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।